अमेरिकन की इंग्लिश अलग है, कनाडा में अलग है, न्यूजीलैंड में अलग है, यूरोप में अलग है, सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दे हैड कम अप विद समथिंग कॉल्ड अ कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस। किस सीक्वेंस में करता है? इस सीक्वेंस में करता है। अब आप सोचिए, जब आप छोटे बच्चे थे, बिल्कुल छोटा बेबी, तब आप सबसे पहले आपने कौन सी स्किल सीखी थी? सबसे पहले आपने लिसनिंग की स्किल सीखी थी। अब देखो इंडिया में क्या है, जो राइटिंग में हमारा बैंड स्कोर है ना, वो 5.5 का है, बेल कर्व, कि ज्यादातर इंडियंस जब टेस्ट देते हैं तो उनका 5.5 आता है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑल अबाउट आइल्स। इफ यू आर वन ऑफ दोज हु इज अबाउट टू एम्बार्क अपॉन द जर्नी ऑफ आइल्स प्रिपरेशन, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइल्स क्या है, क्यों है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या होता है। मैं तो बिल्कुल मैम बिगिनर हूँ, मुझे आइल्स के बारे में कुछ नहीं पता। इफ यू आर वन ऑफ दोज, तो एकदम से अपनी सीट की पेटी बांध के बैठिए, जस्ट फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि हम एम्बार्क कर रहे हैं, लेने जा रहे हैं फ्लाइट टू ऑल अबाउट आइल्स। आइए समझते हैं क्या है ये। इससे पहले हम आइल्स के टेस्ट की बात करें, एक चीज समझ लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, एक वर्ड आइल्स। जैसे ही हमने सुना आइल्स, सुना तो सबने है, मगर है क्या? जब लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया, एक दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस में जाना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि अमेरिकन की इंग्लिश अलग है, कनाडा में अलग है, न्यूजीलैंड में अलग है, यूरोप में अलग है, सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दे हैड कम अप विद समथिंग कॉल्ड अ कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस, कि भैया अगर आप इस पर्टिकुलर लेवल पे हो तो आप ऐसा, आपका ये लेवल है। इन लेवल्स को A1 से लेके C2 तक ग्रेड किया गया है। अब A1 से C2 का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा अच्छा लेवल कौन सा है? तो जिन्हें लगता है मैम हम तो A ग्रेडर्स हैं, हम तो O ग्रेडर्स हैं, तो A ग्रेडर्स, O ग्रेडर्स, अब आपको इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो C ग्रेडर्स हैं दे आर दी बेस्ट। और A का मतलब है दैट यू आर जस्ट अ बेसिक यूजर ऑफ द लैंग्वेज। अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं, बहुत अच्छी आपकी लैंग्वेज है, देन यू विल बी गेटिंग C1 और C2, और ये बैंड 7 से ही स्टार्ट हो जाता है। इसी चीजों को एक बैंड स्कोर के साथ जब आइल्स मार्केट में आया 1980s में, इंडिया में वो 1990s तक पहुंचा। जब ये टेस्ट आया तो इसने अपने अपने जो बैंड स्कोर हैं उन्हें इसके साथ मैच किया, कि अगर आपका कॉमन यूरोपियन CEFR लेवल इतना है तो आपका इतना बैंड स्कोर आएगा, उसके साथ चेंज किया। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके हिसाब से बाकी चीजों को भी चेंज किया जाता है। बहुत सारे टेस्ट हैं जो बताते हैं कि अगर हमारे टेस्ट में आपका इतना स्कोर आता है तो आइल्स बैंड स्कोर के हिसाब से आपका इतना स्कोर है। इसका मतलब इट हैज अ लॉट ऑफ वेटेज एज अ टेस्ट। तो अब ये जो टेस्ट है जिसे लोग कहते हैं आइल्स, आइलेट्स नहीं कहना इसे, ठीक है? आइलेट्स कहोगे तो पंजाब में या इंडिया में रह जाओगे। अगर अपने ड्रीम्स को विंग्स देने हैं तो पहले तो इसे क्या कहना है, आइल्स। ये जो टेस्ट है बहुत पॉपुलर है माइग्रेशन के लिए। आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आप कुछ बनने के लिए जाना चाहते हैं, आप वहाँ काम करना चाहते हैं, आपकी शादी हो रही है, आप अपने बच्चों के पास जा रहे हैं और आपको भी रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ काम करना चाहते हैं, आप एज अ प्लम्बर जा रहे हैं, किसी अच्छे स्किल पे जा रहे हैं, स्किल बेस्ड बहुत सारे आजकल वहाँ पे ओपनिंग्स हैं, अगर उसके लिए जा रहे हैं तो आपको ये टेस्ट लेना ही पड़ता है। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसकी हम बात करेंगे। उसके बाद क्या है, टेस्ट की वैलिडिटी 2 साल की रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ योर एग्जाम, रिजल्ट से नहीं। चाहे सिर्फ 14 दिन बाद, 13 दिन बाद टेस्ट आ जाता है, बट बहुत सारे बच्चों को लगता है मैम किससे होती है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ योर टेस्ट होती है, रिजल्ट से नहीं होती। नेक्स्ट है कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, 11,000 एम्प्लॉयर्स, यूनिवर्सिटीज, कंपनीज इस टेस्ट को वैलिडेटेड मानती हैं और कहती हैं कि इफ यू आर कमिंग हियर, इफ यू वांट टू वर्क हियर, इफ यू वांट टू लिव हियर, यू बेटर टेक दिस टेस्ट। द नेक्स्ट वन इज कि आपकी एबिलिटी किस चीज की चेक करती है, आप इंग्लिश कितनी हद तक सुन के समझ सकते हैं, समझने की क्षमता, पढ़ के समझने की कॉम्प्रिहेंशन की आपकी पावर कितनी है। नेक्स्ट इज आप लिख के अपनी बात कितने अच्छे से समझा पाते हैं इंग्लिश में, और अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो सामने वाला आपकी बात को कितने अच्छे से समझ पाता है। ये चारों चीजें आपका आइल्स टेस्ट चेक करता है। इसके आगे चलते हैं तो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है, इसकी फुल फॉर्म, जिसे हम IELTS भी बोलते हैं। मगर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये टेस्टिंग सिस्टम है, मैं तो आपको यही कहूंगी कि बेटा ये तो थिंकिंग सिस्टम है। थिंकिंग सिस्टम क्यों है? आप कितना अच्छा इंग्लिश में, अंग्रेजी में सोच सकते हैं ना, इस पे आपका स्कोर बहुत निर्भर करता है, बहुत डिपेंड करता है। इसकी हम बात आगे वाली वीडियोस में भी करेंगे, क्योंकि अगर हमने किसी से बात करनी है तो कुछ सोच के ही तो बोलेंगे ना, लिखना है तो कुछ सोच के तो लिखेंगे ना, रैंडमली थोड़ा ना कुछ भी ब्लाबर करके स्क्रिबल करके आ जाएंगे। तो इमिग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट है, 1980s में स्टार्ट हुआ, हर साल 3 मिलियन 30 लाख लोग इस टेस्ट को लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं उनमें से कितने लोग इंडियन होते हैं?
कितने इंडियंस लेते हैं। और ये भी जो आपकी गेसिंग पावर है, आपकी समझने की पावर है, आपकी रिसर्च पावर है, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके आईएलटीएस स्कोर में मैटर करेंगी। कैसे करेंगी, वी विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। तो ये 3 मिलियन कैंडिडेट्स लेते हैं। टेस्ट लिया क्यों जाता है? अगर आप कनाडा जाना चाहते हो, पीआर के लिए भी, पीआर इज एज अ परमानेंट रेजिडेंट। पीआर पंजाब में बहुत लोगों का प्यार भी है, तो वो पीआर, प्यार वाला नहीं, यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट वाला। स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, माइग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं, काम करने जाना चाहते हैं, तो आपको ये टेस्ट लेना पड़ेगा इन सब कंट्रीज के लिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज भी मांगती हैं, बहुत सारी ठीक है कहते हैं कि आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है, बट बहुत बार यूनिवर्सिटी फिर आपको कह देते हैं कि हाँ वीजा के लिए चाहिए, ना हो हमारे कॉलेज में पढ़ना है, हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो भैया आईएलटीएस का टेस्ट दे के आना। इसे ओन कौन करता है? तो ये एक इसके जो है जॉइंटली ओन किया जाता है आईएलटीएस को। इसकी 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट्स। अब क्या है कि इंडिया में ब्रिटिश काउंसिल का जितना भी बिजनेस है, टेस्ट कंडक्ट करने वाला, वो आईडीपी के अंडर आता है। तो ब्रिटिश काउंसिल इज मेजरली इनटू टेस्ट प्रेप, वो अपनी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, बट दे आर नॉट इनटू प्रिपेयरिंग फॉर द मटेरियल एंड ऑल। कैम्ब्रिज की बुक्स आती हैं, कैम्ब्रिज एक्चुअली प्रिपेयर्स है ना आपको, और टेस्ट जो है डिज़ाइन भी कैम्ब्रिज के द्वारा ही किया जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट्स ही टेस्ट को प्रिपेयर भी करती हैं। मार्किंग भी जो होती है, जो एग्जामिनर्स होते हैं, वो भी कैम्ब्रिज ही ट्रेन करती है, हायर करती है। आईडीपी क्या करता है फिर? आईडीपी टेस्ट को कंडक्ट करता है, ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन है, आईडीपी ऑस्ट्रेलिया के नाम से है। तो ये क्या करते हैं, दे एक्चुअली इसे आईडीपी आईएलटीएस जो है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, उसे ओन करती है, एंड देन दे हैव देयर ब्रांचेस अराउंड द ग्लोब। उसके बाद क्या है हमारे पास, जैसे पहले कहा कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स, यूनिवर्सिटीज सब कुछ करते हैं। 140 कंट्रीज में ये एक्चुअल में टेस्ट एक्सेप्टेबल है। कितने कंट्रीज है इस वर्ल्ड में, और कितने परसेंट इसे एक्सेप्ट करते हैं? दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब कैसे आपके टेस्ट के साथ बाद में रिलेट करेगा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। 2 तरह का टेस्ट होता है, एकेडमिक आईएलटीएस का या फिर जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस का। इसकी हम अभी बात करेंगे कि कैसे होता है, इसे डिटेल में समझते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हम कवर करेंगे, किसे जनरल ट्रेनिंग लेना चाहिए, किसे एकेडमिक लेना चाहिए। तो पहले आते हैं कि सुन लेते हैं, आपने सुना होगा मैम मेरे 5 बैंड आए, मैम उसके 7 बैंड आए। सबसे पहले तो 5 बैंड नहीं आते, आपका बैंड स्कोर आता है। ये बैंड स्कोर आपके स्किल के लेवल को बताता है, और इसके बेसिस पे इसकी डिस्क्रिप्शन ही आपके जब आपका रिजल्ट आता है तब भी दी जाती है, क्योंकि उससे पहले से समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जा रहे हैं और आपका लेट से बैंड 9 आ गया, इसका मतलब आप एक्सपर्ट यूजर हैं लैंग्वेज के। आप बिल्कुल जो जितनी मर्जी डिफिकल्ट लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए, नेटिव स्पीकर लाइक लैंग्वेज आपकी है ना, जैसे अंग्रेज खुद बोलते हैं वैसे ही है। बैंड 8 है तो वेरी गुड यूजर है। छोटी मोटी गलतियां आप कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी स्लिप्स हो सकते हैं, कहीं 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 मिसअंडरस्टूड हो सकते हो, मगर इसलिए नहीं आपकी भाषा इसलिए समझ नहीं आ रही है, इसलिए प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको उस टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी, या आपको उस बारे में नहीं पता, इसलिए गलती हो रही है। मगर कोई कितना भी डिटेल्ड या फिर कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट हो, अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। जो बैंड 7 वाले कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी ऑपरेशनल कमांड होती है। ऑपरेशनल कमांड का मतलब क्या है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको लैंग्वेज चाहिए वो है, मगर छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं, इनएक्यूरेसीज है, इनअप्रोप्रिएट यूजेज है। कहना कुछ था है ना, वर्ड का मतलब नहीं पता, मगर सुन बहुत रखा है तो यूज कर लिया, यूज किया, मगर उसका एग्जैक्टली मीनिंग नहीं है। फैंसी साउंड करना चाह रहे थे, फैंसी साउंड करने के चक्कर में एक वर्ड कहीं और लगाया, है ना, और कहना था ट्रेंड, बोल दिया वॉग। वॉग क्या होता है? फैशन से रिलेटेड ट्रेंड्स के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं, फैंसी होने के चक्कर में कोई गलती कर दी, तो ये सब क्या है, तो उससे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ सिचुएशंस में हो सकती है। मगर जनरली का मतलब अक्सर, अधिकतर क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसे अच्छे से समझ के वो कैंडिडेट उसे रिस्पॉन्ड कर पाता है। जो बैंड 6 है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपसे बेयर मिनिमम इतना एक्सपेक्ट करते हैं। कॉम्पिटेंट यूजर होना चाहिए, इफेक्टिव कमांड होनी चाहिए, इतनी भाषा आनी चाहिए कि बात कर सके, ठीक है। चाहे थोड़ी थोड़ी गलतियां कर ले, चाहे ही डू कह दे, ही डज की जगह थोड़ा बहुत गलतियां, मगर ज्यादा नहीं, है ना। कैसी है, सम, मैनी नहीं है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए चल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ क्या है, फेयरली कॉम्प्लेक्स, थोड़े बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी समझ पाता है, मगर कब? जब सिचुएशन फैमिलियर हो, भाई टॉपिक भी जाना पहचाना हो, तब हैंडल कर पाता है। उसके बाद के जो है, ये हम आपसे नहीं उम्मीद करते हैं, हम नहीं चाहते कि आप ये टेस्ट लेके आए। सिर्फ इतना कि मान लीजिए आपने टेस्ट देने ही नहीं गए ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं किया टेस्ट, है ना, तो बैंड 0। मगर देने गए और कुछ नहीं आता, 0 से भी कम, कुछ भी नहीं, है ना, अ क क क ABC टाइप भी नहीं बोलना आ रहा, और बिल्कुल नहीं बोल पाए, सिर्फ 2-4 वर्ड्स बोल के आ गए, तो बैंड 1। हम इसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि
हम नहीं चाहते कि आप ऐसा टेस्ट लेके आएँ और कोई भी ऐसा टेस्ट दे। अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि मैम मैं तो इस लेवल पे हूँ, चिंता मत कीजिए, उसका पहले हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर सकते हो आप। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अदरवाइज़ भी पीडब्ल्यू पे भी आपको ऐप पे हर जगह ये चीज़ें मिलेंगी। आप अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट लीजिए, अपना देखिए कि आप किस लेवल से स्टार्ट करते हैं, आपको कहाँ तक जाना है, तो उसमें आपको अपनी जर्नी की जो प्रिपरेशन है वो करना आसान हो जाता है। जब पता हो ना कि मैं यहाँ हूँ, इस डेस्टिनेशन पे हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैंने पंजाब जाना है, मैं पंजाब में हूँ, मैंने कनाडा जाना है, तो जब रास्ता समझ में आने लग जाए, अपनी लोकेशन पता हो, डेस्टिनेशन पता हो, तो फिर मैप्स लगा देंगे हम भी, है ना? फिर पहुँच जाएँगे। उसके बाद क्या है, द नेक्स्ट वन इज टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मतलब टेस्ट डे पे करना क्या होता है। देखिए, टेस्ट आपकी 4 स्किल्स को मेजर करता है, जो क्या है, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। किस सीक्वेंस में करता है? इस सीक्वेंस में करता है। अब आप सोचिए, जब आप छोटे बच्चे थे, बिल्कुल छोटा बेबी, तब आप सबसे पहले आपने कौन सी स्किल सीखी थी? सबसे पहले आपने लिसनिंग की स्किल सीखी थी। 6 महीने तक आपके घर वाले मम्मा मम्मा, पापा पापा, दादू दादू, दादी दादी ऐसे सिखाते हैं। हम उन्हें सुनते रहते हैं, है ना? बच्चे कूइंग की ऐसे आवाज़ निकालते, कू, कॉपी करना शुरू करते हैं, बट नहीं बोला जाता। बट 6 महीने बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि बोलना कैसे है। तो जब बोलना समझ में आ जाता है तो क्या होता है, तो हम बोलना, सुनना आ गया तो बोलना भी आ गया। तो सबसे पहले हम लिसनिंग सीखते हैं, उसके बाद हम बोलना सीखते हैं, रीडिंग स्पीकिंग सीखते हैं। इसके बाद क्या होता है, किसी ने आपको बताया कि बेटा ये अगर ऐसे 3 लाइनें खींच दी जाएँ, ये ए होता है, इसके साथ एन और डी लगा दिया जाए तो ये क्या बन गया है, एंड बन गया है। तो किसी ने हमें रीडिंग सिखाई, हमने सीखा कि अच्छा, और फिर उनके मतलब सीखे कि इसका मतलब ये होता है, CAT कैट होता है, कैट मैंने बिल्ली होता है, ये होता है, वो होता है, हमने सब सीखा समझा। और फाइनली किसी ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें लिखना सिखाया, तो हमने उन्हें फॉलो कर करके लिखना सीखा। तो देखो, राइटिंग लास्ट में आती है। इसी चीज़ पे बेस्ड होके आपका टेस्ट बनता है, इसे LRW बोला जाता है। स्पीकिंग अलग डे पे लिया जाता है, वी विल कम टू दैट पॉइंट एज वेल, क्यों लिया जाता है, मगर इस सीक्वेंस में होता है। अब हुआ क्या कि एक ना बेल कर्व होता है। बेल कर्व क्या होता है कि भाई आइल्स ने देखा कि जिस जिस देश में लोग जैसे जैसे टेस्ट ले रहे हैं, किसका कितना स्कोर आता है। तो सलमान खान की तरह हम भी आपको बताते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीय पहली बार में राइटिंग में ये स्कोर लाए हैं। अब देखो, इंडिया में क्या है, जो राइटिंग में हमारा बैंड स्कोर है ना, वो 5.5 का है, बेल कर्व, कि ज्यादातर इंडियंस जब टेस्ट देते हैं तो उनका 5.5 आता है। ठीक है, बहुत कम है जिनका उससे कम आता है, बहुत कम है जिनका इससे ज्यादा आता है। तो इस तरह से स्कोर आ रहा था। इस पे आवाज उठाई गई, बच्चों ने कहा कि यार हम थक जाते हैं, हमारा सीक्वेंस ये है, पहले आप हमसे लिसनिंग का करा लेते हो, फिर आप रीडिंग करा लेते हो, है ना? जब मेरी 2 घंटे बाद राइटिंग की बारी आती है, मैं थक चुकी होती हूँ। ऊपर से राइटिंग इज अ डिफिकल्ट स्किल, भाई उसमें मुझे, है ना, सोचना भी है, लिखना भी है, गलती हो जाती है, स्कोर कम आ रहा है। तो जब आवाज उठाई जाती है तो आवाज सुनी जाती है, तो आवाज सुनी गई। तो बहुत सारे टेस्ट सेंटर्स ने क्या किया, आइल्स ने कहा कि ठीक है, आप इनका पेपर इस सीक्वेंस में ले लो, तुम ले लो राइटिंग पहले। तो अब जब आपकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, सब बताया जाए, थामो थामो, हम आए हैं, हम सब बता के जाएंगे, मगर धीरे धीरे, है ना? तो आपकी एक एक्नॉलेजमेंट आती है, आपके टेस्ट के बाद आपको एक ईमेल आता है जब आप टेस्ट बुक करते हो, तो उसमें लिखा रहेगा कि ईदर दिस और दिस कैन बी योर टेस्ट सीक्वेंस। अब ये टेस्ट सीक्वेंस जो है, ये सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। अब चेक कीजिएगा, जब आपका आएगा, अगर उस पे ईदर ऑफ दीज लिखा है तो ईदर ऑफ दीज होगा, अगर एक ही लिखा है कि WRL होगा तो पहले राइटिंग कराई जाएगी, अगर LRW लिखा है तो पहले लिसनिंग का टेस्ट होगा। ये समझने वाली बात है, और इसलिए अच्छी बात है कि आप दोनों तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ऑन द डे ऑफ योर टेस्ट यू शुडंट बी वरिड कि हो अगर ऐसा आ गया तो। कुछ नहीं होता, पढ़ के हम सब जाएंगे ताकि हमारा स्कोर आ सके। तो हमारा ये टेस्ट हो जाता है। अब इसमें क्या है, हमारा इसके साथ क्या है कि ये किस तरह से होता है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे मैंने जानबूझ के 2 टर्म्स यूज किए हैं कि वहाँ पे ना कई जगह लिखा होता है टेस्ट सेंटर, कई जगह लिखा होता है एग्जामिनेशन हॉल। टेस्ट सेंटर होता है वो जगह जहाँ पे आपका टेस्ट है, और एग्जामिनेशन हॉल वो बड़ा सा बैंक्वेट हॉल सा वो बुक करते हैं, जहाँ पे चेयर्स लगी होती हैं, हेडफोन्स पड़े होते हैं, वो आपका टेस्ट सेंटर होता है। वहाँ पे आपकी ये 3 स्किल्स इकट्ठी टेस्ट की जाती हैं। जो आपका स्पीकिंग का टेस्ट है, वो आपका अलग डे पे लिया जाता है, 2 शिफ्ट्स में होता है इसलिए आपका टेस्ट, है ना? तो आपकी स्पीकिंग अलग दिन होगी। क्यों अलग दिन होगी बेटा? पहले हम, है ना, इतना सारा टेस्ट ले रहे हैं, एक दिन में 3.5 घंटे लगा रहे हैं, उसी दिन अगर स्पीकिंग का टेस्ट होगा तो ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इतना ज्यादा हमको नहीं चाहिए, नहीं मांगता हमको इतना, हम आराम आराम से करेंगे भैया। अलग दिन टेस्ट होता है, तो अलग दिन टेस्ट होता है। कैसे टेस्ट होता है?
15 मिनट का टेस्ट होता है, बेसिकली 11 to 14 मिनट्स का टेस्ट होता है। 1 मिनट लगता है जब आप अंदर जाते हैं, एग्जामिनर को बैठते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं, उस टाइम पे हम इसे यूज़ करते हैं। तो फेस टू फेस इंटरव्यू होती है, चाहे आप कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट लो, चाहे आप पेन एंड पेपर टेस्ट लो। आपका जो स्पीकिंग है वो आपके सामने एक और बड़े पढ़े लिखे इंसान बैठे होंगे, वो आपसे कुछ प्रश्न करेंगे इंग्लिश में, आप कुछ उत्तर देंगे हिंदी में, इंग्लिश में, और आपका वो जज करेंगे कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। तो वहाँ पे आप जैसा बोलते हो, अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम मैम अदरवाइज तो इंग्लिश बोल पाते, किसी के सामने नहीं बोल पाते, सामने ही तो बोलनी है, अकेले में थोड़ा ना बोलनी है, अब अदरवाइज भी प्रैक्टिस करनी है। हाउएवर इसे क्रैक करने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, जो कि डिस्कस की जाएंगी, अच्छे से डिटेल से बताई जाएंगी। वी रियली वांट कि इस तैयारी से आपका बैंड स्कोर 7+ आए, और इतनी तैयारी हो कि जब आप नॉर्मली भी बोले ना, तो आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं मैम जब मैं बोलने लगती हूँ ना मेरा दिल धक धक करता है, ना मेरे पेट में दर्द हो जाता है जैसे इंग्लिश बोलने को कहते हो। और देयर वाज अ कैंडिडेट ऑफ माइन हु सेड कि मैम इंग्लिश बोलन तो बाद मेरा तो जबाड़ा दुखन लग गया है, मतलब मेरा जॉ दर्द करने लग गया है इंग्लिश बोल बोल के। तो ये सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, उसे एक नेचुरल तरह से इंग्लिश को बोलने के लिए हम आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन का बताएंगे कैसे करना है। जो आपका स्पीकिंग का टेस्ट होता है वो आपके एक्चुअल टेस्ट से 1 हफ्ता पहले या 1 हफ्ता बाद हो सकता है, क्योंकि टेस्ट डे पे तो नहीं हो रहा है। उसे कैसे चूज करना है आइए देखते हैं, सब चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जाम कितने तरह का होता है। एग्जाम 2 तरह का होता है, एक है आपका एकेडमिक और एक है आपका जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक टेस्ट कौन लेता है? अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, आप कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, आप वहाँ पे, है ना, यू आर गोइंग देयर टू वर्क, नॉट टू वर्क बट वर्क एज अ डॉक्टर, वर्क एज अ सीए, कुछ कुछ प्रोफेशंस के लिए आपको एकेडमिक टेस्ट लेना पड़ेगा। रजिस्टर कर रहे हो खुद को एज अ टीचर, एज अ नर्स, तो आपको एकेडमिक टेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, देन यू कैन take the general training test and you can migrate to Canada, Australia, depending on the country. स्कोर वेरी कर सकता है, टेस्ट आपको जनरल ट्रेनिंग का लेना है। अब पहले समझते हैं कि कैसे। अब देखो ये 4 कैंडिडेट्स हैं, ये चारों मेरे स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले है शरणप्रीत। शरणप्रीत ने 12th करी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन करी, अब पढ़ने जाना है उसे। तो आपको क्या लगता है कौन सा टेस्ट लेगी वो? कहाँ जा रही है? यूके जा रही है। कौन सा टेस्ट लेना है? पढ़ने जाने के लिए। सोचो ये तो कॉमन है। ये अर्जुन है, अर्जुन की वाइफ है, ये दोनों प्रोफेशनल हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है इंडिया में। अब ये न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, कैसे? पीआर होके, परमानेंट रेजिडेंट बन के, वहाँ की सिटीजनशिप लेंगे बाद में, पहले परमानेंट होके जाना चाह रहे हैं, रेजिडेंट बन के जाना चाह रहे हैं। कौन सा टेस्ट लेंगे? सोच के बताइए। तीसरा है रीना, प्रोफेशनल नर्स है, वहां जाके माइग्रेट करी है कनाडा, वहां जाके भी नर्स का काम करना चाहती है। रजिस्ट्रेशन कराएगी ना, सर्टिफिकेशन लेगी ना कि मैं नर्स हूँ, तो कौन सा पेपर दे। मगर जो विजय है वो ट्रक ड्राइवर है, माइग्रेट कर रहा है, स्किल है, सिंपल स्किल है, ज़्यादा फन्ने का इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए। उसे एक ऑफर लेटर आया कि आइए हमारे कंपनी में काम कीजिए। आपको पता है वहाँ तो ट्रक ड्राइवर के भी बहुत सारे पैसा है ना, लॉट ऑफ मनी, तो बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। आई हैड अ स्टूडेंट बैक इन 2018 और 19 जिससे मैंने पूछा बेटा आप वहाँ जाके क्या करोगे? ही सेड ये कोई पूछने वाली बात है, मैं ट्रक चलाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। सो इफ ये भी एक स्किल है, आप चला सकते हैं, रात रात तक वहाँ पे लोग ड्राइवर का काम करते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू नहीं करते उनकी, हाँ, बट सबकी वैल्यू करनी चाहिए। सो ये क्या है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उन्हें कितनी चाहिए होगी उसकी बात करते हैं। तो 1 मिनट का टाइम है, सोच लीजिए, 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले है शरणप्रीत, कौन सा टेस्ट लेंगी? एकेडमिक, पढ़ने जा रही हैं, एकेडमिक्स पे जाएंगी, एकेडमिक टेस्ट लेंगी। अर्जुन और उसकी बीवी में से किसी एक को तो जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट लेना ही पड़ेगा आईएलटीएस का, जो कि एक प्राइमरी एप्लीकेंट बनेगा जिसके नाम पे फाइल लगेगी। हाउएवर ज़रूरी नहीं होता, कहीं बहुत सारे कंट्रीज कहते हैं कि आप दोनों टेस्ट लो, पहले वाले का टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोर मैटर करेगा, बट दूसरे वाले को टेस्ट तो लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रीना, नर्स। अब उसने वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर कराना है एज अ नर्स, तो उसे एकेडमिक का टेस्ट लेना पड़ेगा। डॉक्टर्स को भी लेना पड़ता है, जो सीए जाते हैं और रजिस्टर होके जाते हैं उन्हें भी लेना पड़ता है। नेक्स्ट इज विजय, विजय को जनरल ट्रेनिंग, बेसिक कम्युनिकेशन आनी चाहिए, दैट्स इट। अब ये तो हो गया, ये क्या सिमिलैरिटी है दोनों में, क्या कॉन्ट्रास्ट है एकेडमिक में और जनरल में, डिफरेंस तो देख लिए, सेम है। ये भी आपकी इंग्लिश चेक करता है, एकेडमिक में, हायर लर्निंग में, एनवायरनमेंट में कैसे यूज कर सकते हो, है ना, कैसा एक्सेसिबल है, कौन कर सकता है टेस्ट टेकर, सब्जेक्ट पे फोकस नहीं है, ये भी यही करता है
ये भी आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करता है, आप किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कैसे बोलते हो। इसमें भी कोई टेस्ट फोकस नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप बात करनी आनी चाहिए और आप कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो। अब आते हैं टेस्ट फॉर्मेट पे। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको बताया था ये चारों स्किल्स हमारी होती हैं। ये आपका 40 मिनट तक का टेस्ट होता है, 30 मिनट इसमें रिकॉर्डिंग चलती है, 10 मिनट आपको अलग से दिए जाते हैं टू ट्रांसफर योर आंसर्स टू दी आंसर शीट। आपने अपना लिसनिंग का टेस्ट लिया, आपको एक वहाँ पे पेज दिया जाएगा जिसपे वो क्वेश्चंस थे, आप साथ साथ में सुनते गए, साथ साथ में अपने आंसर्स लिखते गए। अब उन आंसर्स को आपको ट्रांसफर करना है एक आंसर शीट पे, उसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। 30 मिनट की इस रिकॉर्डिंग में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 पार्ट्स में। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो 40 के 40 तुक्का, अगर ना भी कोई समझ में आए तो तुक्का तो मारना ही है, ये नहीं कि छोड़ के आ गए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बेटर अटेम्प्टेड। 1 घंटे की आपकी रीडिंग होती है जिसमें 3 सेक्शन होते हैं, इसमें भी 40 क्वेश्चन होते हैं। एक सेक्शन में 13 से 14 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 1 मार्क ईच होता है। 40 में से स्कोर आता है, उसे हम रॉ स्कोर कहते हैं, जो यहाँ से मिलता है ना, फिर वो बैंड स्कोर में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है बात करेंगे। राइटिंग 1 घंटे की होती है, उसमें 2 टास्क लिखने होते हैं, टास्क 1 टास्क 2। अब देख रहे हो नंबर कम होता जा रहा है, इसमें 4 पार्ट थे, इसमें 3 थे, इसमें 2 ही रह गए, क्योंकि टेस्ट डिफिकल्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। इसमें आपकी बैंड स्कोरिंग होती है, 4 क्राइटेरिया होते हैं, हर क्राइटेरियन इंपॉर्टेंट है, कोई आपका हर कुछ ना कुछ चीज़ को चेक करता है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे वाली वीडियोस में। और स्पीकिंग 11 से लेकर 14 मिनट की होती है, एग्जामिनर आपसे बात करेगा, आपसे 3 पार्ट्स में बात करेगा, वो 3 पार्ट्स कैसे होते हैं अभी समझते हैं, और इसमें भी आपको डायरेक्टली वो एक बैंड स्कोर अवार्ड करता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों में आपका रॉ स्कोर बनता है, ठीक है, और ये रॉ स्कोर बाद में कन्वर्ट होता है किसमें, बैंड स्कोर में। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। अब तो ये तो हो गया बेसिक टेस्ट क्या होता है, तो लिस्निंग को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में 10 क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये डिफिकल्ट होने लगता है। सबसे पहले आपसे जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें क्या होता है, एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है। हर रिकॉर्डिंग सबसे पहले एक ही बार प्ले होगी, है ना, ईच रिकॉर्डिंग। वो शुरू में अनाउंस कर देंगे, दिस रिकॉर्डिंग विल बी प्लेड ओनली वंस, आंसर द क्वेश्चंस एज यू लिसन। मतलब जैसे जैसे सुनते जाओगे वैसे वैसे लिखते जाना, एक ही बार रिकॉर्ड होगी, ये मत सोचना मैं दोबारा कर लूंगा, नहीं कुछ छूट गया आगे चलो भैया, बाकी का मत छोड़ो, उसे तो अटेम्प्ट करो। 40 क्वेश्चन है, 30 मिनट में प्ले होंगे। आपको पहले बता दिया 2 तरह से टेस्ट होता है, एक आपके पास होता है पेन एंड पेपर, एक होता है कंप्यूटर डिलीवर्ड। जल्दी उस पर आपको आगे ही मिल जाएगी एक और वीडियो किसकी, कि पेन एंड पेपर में क्या करना है और कंप्यूटर डिलीवर्ड कैसा होता है। पेन एंड पेपर में क्योंकि आपने पेपर पे अपने आंसर लिखे, आपको 10 मिनट दिए जा रहे हैं उन आंसर्स को एक आंसर शीट पे लिखने के लिए। मगर जो आपका कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आपको 2 मिनट दिए जाते हैं कि चलो अगर आपने जो लिखा है उसे एक बार या सेलेक्ट किया, उन्हें एक बार रिव्यू कर लो कि कोई गलत सेलेक्ट तो नहीं हो गया। इसके बाद क्या है, क्वेश्चंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं डिफिकल्ट हो जाते हैं प्रोग्रेसिवली, ये नहीं कि शुरू में बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहला सेक्शन होता है जिसमें 2 लोग बात कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है। फिर एक इंसान एक मोनोलॉग बोलता है, मोनोलॉग में आपको कुछ बताता है कि ये जगह ऐसी है, ये देखो हम ये म्यूजियम में खड़े हैं, यहाँ पे जाने का रास्ता ऐसा है, ये मैप कंप्लीट कर दो। फिर 3-4 लोग बात करने लगते हैं, कॉन्वर्जेशन होती है, फिर पूछते हैं कि अच्छा इस बंदे को क्या लगता है, इस लड़की को क्या लगता है, ये टॉपिक कैसा है ना, थोड़ा डिफिकल्ट। और फोर्थ वाला जो होता है वो फिर से मोनोलॉग, एक ही इंसान बोलेगा, एजुकेशनल टॉपिक पे बोलेगा, बट उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे किसी चीज़ को 1.25 की स्पीड पे लगा के सुन के देखिए कि क्या आप समझ पाते हैं। धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली टफ होता रहता है थोड़ा थोड़ा, बट ये नहीं है हर सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आसान कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि कौन बैंड 7 है और कौन बैंड स्कोर 9 पे है। नेक्स्ट है, इसमें जो एक्सेंट्स होते हैं वो कोई ब्रिटिश एक्सेंट में बोलेगा, कोई ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोलेगा, कोई न्यूजीलैंड के एक्सेंट में बोलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि स्पीकिंग में भी हमने ये करना है, ये सिर्फ लिसनिंग के लिए है। मेरे पास एक कैंडिडेट आया जिसने कहा मैम आप देखना जो लिसनिंग में जैसे ही बोलते हैं ना, मैंने सेम वैसे बोल के दिखाना है। हमें वैसा चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, हमें आपकी नॉर्मल नेचुरल इंग्लिश चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इंस्पायर नहीं, इतना ओवर इंस्पायर भी नहीं हो जाना, आपको समझने की ज़रूरत है। तो जब भी आप सुने, ज़रूरी नहीं है कि मैम मैं तो बीबीसी न्यूज़ सुन रही हूँ, बीबीसी न्यूज़ भी सुनिए, पलकी शर्मा उपाध्याय को भी सुनिए, साथ में कोई चाइनीज़ भी सुन लीजिए, कोई ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ भी सुनिए, तो आप डिफरेंट एक्सेंट्स के साथ भी खुद को एक्लाइमेटाइज कीजिए ताकि आप आगे आगे उसे समझ सकें और आंसर कर सकें। रीडिंग में क्या होता है वो समझ लेते हैं। रीडिंग में कुछ नहीं, आपके पास जैसे मैंने बताया 3 सेक्शंस होंगे, 60 मिनट्स का
टेस्ट है, 40 क्वेश्चन आए, मगर इसमें आपको अलग से कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा कि आंसर्स बेटा ट्रांसफर कर लो। तो मेरी सलाह आपको क्या है, सजेशन क्या है, एक सेक्शन किया उसके आंसर्स ट्रांसफर कर लो, दूसरा सेक्शन किया उसके आंसर ट्रांसफर कर लो, और अगर उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास टाइम ही कम बचा है, 10 मिनट बचे हैं और लास्ट के लेट्स से 7 क्वेश्चन बचे हैं, तो सीधा सीधा आंसर शीट पे लिखो, क्योंकि आप अपने क्वेश्चन पेपर पे कितना लिख रहे हो दैट डजंट मैटर, आप उस आंसर शीट पे कितना लिख रहे हो दैट मैटर्स। 3 सेक्शन है, डिफरेंट टाइप्स के पैसेजेस आते हैं, इन्हें हम 2-3 टाइप्स में बाइफिकेट कर लेते हैं। एक तो होते हैं आपके पास डिस्कर्सिव, एक होते हैं एनालिटिकल, हमारे पास होते हैं फैक्चुअल, हमारे पास होते हैं ओपिनियन बेस्ड। एक में राइटर अपनी ओपिनियन बता रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, उसमें येस नो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक है जिसमें आपको फैक्ट्स बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, साइंस पे बेस्ड हो सकता है कि एक टेक्नोलॉजी डेवलप होने वाली है, ठीक है। हिस्ट्री पे बेस्ड हो सकता है कि वंस अपॉन अ टाइम एक वो था, इजिप्शियन किंग था, है ना, तो उसकी ये स्टोरी थी। ये सब चीजें हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये जो टेक्स्ट हैं, ये जो पैसेजेस हैं, ये कहाँ से आते हैं। जो एकेडमिक वाले हैं वो जर्नल्स में से, न्यूज़पेपर्स में से, साइंटिफिक मैगजीन्स में से, हिस्टोरिकल मैगजीन्स में से लिए जाते हैं। मगर जो जनरल ट्रेनिंग के होते हैं वो कहीं का पैम्फलेट हो सकता है, किसी क्लब का इनविटेशन हो सकता है, किसी का कुछ प्रमोशनल वो हो सकता है, एक हैंड आउट कोई भी, है ना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ से लिया जाता है। पैसेजेस जो होते हैं उनमें कई बार इलास्ट्रेशंस भी होती हैं, टेक्निकल टर्म्स भी होती है, मगर ये अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए होती है। इनसे कैसे डील किया जाता है, वी विल टॉक अबाउट देम। इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट राइटिंग की। राइटिंग में हमारे पास क्या है, 60 मिनट्स है, फिर से 2 टास्क है। पहला टास्क क्या है, अगर आप एकेडमिक के बच्चे हो तो आपका अलग है, जनरल वाले के लिए अलग है। एकेडमिक वाला क्या होता है, यहाँ पे आपको बार ग्राफ आ सकता है, दे दिया कि इसकी समरी बना दो, है ना, कि क्या हुआ था, एक बार ग्राफ बना दिया, अब आप बताओ कि हाँ जी कैसे चेंज हो रहा है, आपको ये डिफाइन करना है। ये आपको क्यों दिया जा रहा है, पाई चार्ट दे सकते हैं, फ्लो चार्ट दे सकते हैं, आपको डायग्राम दे सकते हैं, आपको 2 मैप्स दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो जिसमें आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन की स्किल्स यूज़ हों, क्योंकि उनके लिए आप वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। जब आप वहाँ पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है उस हिसाब से आपको अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना आना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज जनरल ट्रेनिंग में। जनरल ट्रेनिंग का जो टास्क वन होता है उसमें आपसे ईमेल लिखाई जाती है, क्योंकि आप वहाँ रहने जा रहे हैं, तो आप वहाँ के लोगों से कैसे कैसे, है ना, रिटन फॉर्म में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, लेटर से या ईमेल से, तो वो लिखवाया जाता है। ये फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, सेमी फॉर्मल हो सकता है। ये कैसे चेंज होते हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन दी अदर वीडियोस। टास्क 2 कॉमन है मगर पूरा कॉमन नहीं है। ये नहीं है कि एक ही टॉपिक उठाया, जनरल वालों को भी दे दिया, एकेडमिक वालों को भी दे दिया। कई बार दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता। जनरल ट्रेनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। उन्हें इस पर्पस से दिया जाता है कि एक जनरल ट्रेनिंग कौन लेगा, जो एक प्रोफेशनल है, पढ़ने तो जा नहीं रहा, वो तो वहाँ काम करने जा रहा है, उसके बाद कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। एक 23-24 साल का बच्चा है, 25 साल का बच्चा है जो ले रहा है ना। अगर आप में से मान लीजिए कोई माइग्रेट भी कर रहा है एज अ पीआर फ्रॉम इंडिया, उसे 8777 चाहिए, CLB 9 चाहिए, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आप एक स्किल्ड लेबर की तरह जा रहे हो, स्किल्ड लेबर की तरह जा रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन इंसान किस एज तक खत्म करता है, 22-23 साल में तो खत्म करता ही है। उसके बाद 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो 25 साल का बच्चा हो जाता है वो। अगर कोई 25 साल का इंसान जा रहा है उससे क्वेश्चन पूछना और एक 18 साल के बच्चे से क्वेश्चन पूछना तो अलग चीज़ें हैं, उसके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो जनरल ट्रेनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनसे पूछा जाएगा कि सम पीपल बिलीव दैट कपल्स शुड हैव चिल्ड्रन आफ्टर 30 साल के बाद ही फैमिली प्लान करनी चाहिए, अदर्स डिसअग्री, ऐसा क्यों है ना। जबकि एक जो बच्चा है जो एकेडमिक वाला है, अब वो खुद ही बेचारा बच्चा है, वो कहाँ इतनी बड़ी बात सोचेगा। तो उसके लिए क्वेश्चंस होते हैं कि नाउ डेज द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इज गोइंग अप, व्हाट आर द रीजंस, हाउ डू यू थिंक वी कैन कंट्रोल दिस सिनेरियो। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमन आ जाते हैं। इन बच्चों से अगर फैमिली का टॉपिक है तो एकेडमिक वालों से ये पूछा जाता है कि कुछ लोगों को लगता है कि जब पेरेंट्स डांटते हैं तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, मगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, थोड़ी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग चाहिए एक अच्छा बच्चा रेज करने के लिए। अब वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ रह चुका है, अब उसे भी ये बात पता है। इट्स जस्ट दैट कि टॉपिक्स जनरल होते हैं, मगर उन पे जब हमें अपने व्यूज बताने होते हैं वहां पे कैसे चैलेंज स्टार्ट होता है उसे डील करना हम सीखेंगे। टॉपिक्स डिफिकल्ट नहीं है, लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट है स्पीकिंग। स्पीकिंग में
11 से 15 मिनट की है, जिसमें 1 मिनट तो आपका जाके सेटल होने में निकल गया, तो 11 to 14 मिनट्स की आपकी स्पीकिंग है। अब इस स्पीकिंग में होता क्या है, आपके उस रूम में एंटर करने से पहले जो एग्जामिनर हैं वो पहले से खोल के रखते हैं कि ये आने वाले बच्चे से मैं ये क्यू कार्ड पूछूंगा, 3 पार्ट्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका ये फॉलोअप क्वेश्चंस होंगे, ये 2 वे डिस्कशन करूंगा। तो अब होता क्या है कि बहुत बार ये जो टॉपिक्स है ना, ये मार्केट में पहले ही आ जाते हैं क्यू कार्ड्स के नाम से। ये एग्जिट पोल की तरह काम करता है। बहुत सारे बच्चे इंडिया में आइल्स का एग्जाम लेते हैं, तो बहुत सारे लोग हम जैसे ट्रेनर्स बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते, बेटा तुझे क्या क्वेश्चन पूछा, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा। तो हर 4 महीने में ये जो क्यू कार्ड्स हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्जेशन, वो चेंज होते हैं, मगर जो उसके बेसिस पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, वो सेम रहते हैं। वो कैसे होते हैं, 3 पार्ट्स है ना। पहले पार्ट में कैसे होते हैं भाई, पहले पार्ट में आपसे उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा अपने बारे में बताओ, है ना, अबाउट योरसेल्फ, आपकी हॉबीज क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो, आप कहाँ कहाँ के हो, क्या है क्या नहीं है, आपके बारे में, आपके स्कूल के बारे में पूछ सकते हैं, ये सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। मगर जो सेकंड पार्ट होता है, इसमें आपसे एक टॉपिक दिया जाता है, जिसे कुछ लोग क्लू कार्ड, इंडिया में बहुत फेमसली उसे क्यू कार्ड, मगर अगर आप आइल्स की एक्चुअल साइट पे देखोगे तो हम इसे क्या कहते हैं, टास्क कार्ड दिया जाता है। टास्क कार्ड क्या होता है, ये आपको बोला जाता है कि talk about the time when you felt really happy, when was it, where were you, who you were with। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे आपको 2 मिनट इस टास्क कार्ड पे बोलना रहता है। तो देखो ये क्वेश्चंस भी ना बहुत कॉमन है, चाहे 100 टॉपिक है मगर वो 100 पे आप अक्सर बात करते हैं, बोल लेते हैं, आपको अपने बारे में ही बताना है। 100 कैसे हो सकते हैं, आपकी हॉबीज हो सकती है, आपका स्कूल हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपको दिन पसंद है, रात पसंद है, सीजन कौन सा पसंद है, फ्रूट वेजिटेबल्स, अनगिनत है, बट टफ नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो टास्क कार्ड है टफ ये भी नहीं है। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉक अबाउट द टाइम व्हेन समबडी सरप्राइज्ड यू, अब हो सकता है आपको किसी ने कभी सरप्राइज ही नहीं दिया, माँ मुझे तो कभी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, अब मैं क्या करूं। तो उसके लिए हम वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहते हैं, और वेल प्रिपेयर्ड रहने के लिए हमें क्या करना है, ये क्वेश्चंस जो है ये मार्केट में एज एग्जिट पोल्स पहले ही आ जाते हैं, तो इन पे हम मेहनत करते हैं, इन्हीं पे प्रिपेयर कर लेते हैं। क्यों इतना बता रही हूँ मैं इसे, इसलिए क्योंकि जब क्वेश्चन आपके पास है तो उस पर बोल के पहले ही देख लो, है ना। अब हमें लगता है यार ये टॉपिक पे तो बेकार सा टॉपिक है, मैं बाद में बोल के देख लूंगी, मगर आज आपका एग्जाम है और एग्जामिनर ने वही क्वेश्चन आपके लिए निकाल के रखा है। डोंट स्किप सच क्वेश्चंस, जितना डिफिकल्ट लगता है उस पर बोलिए। ये सारा टेस्ट एग्जामिनर रिकॉर्ड करता है। अगर आप बाद में कहते हैं कि नहीं नहीं चीटिंग हुई, उन्होंने मुझे सही मार्क्स नहीं दिए, तो आप एक्चुअल में उन्हें कह सकते हैं, आप EOR फाइल कर सकते हैं कि देखो मैं इस एग्जाम रिजल्ट से खुश नहीं हूँ, मुझे इसे रीवैल्यूएट कराना है, तो आप इसके लिए बोल सकते हैं। इसलिए वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड रखते हैं, क्योंकि अब आपकी बाकी शीट्स तो आगे हैं, स्पीकिंग का भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना, इसलिए वो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। फेस टू फेस होता है, जैसे पहले बताया। ये इसके भी 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे एग्जामिनर आपको जज करता है। पहला क्या है, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, कितनी फराटेदार इंग्लिश है और कितनी उस टॉपिक से रिलेटेड है, मैटर करता है। फराटेदार तो है, मगर क्या एक ही वर्ड को बार बार यूज करे जा रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई कंट्री, इट इज वेरी नेसेसरी इन माई कंट्री, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी 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 वेरी, मगर उसकी जगह अगर कोई बच्चा कह रहा है इट इज इंपेरेटिव फॉर माई कंट्री, दिस इज द मेजर पैरामीटर्स, चेंज कर रहा है उसे, है ना। तो उसको हम क्या कह देते हैं, वोकैबुलरी को लेक्सिकल रिसोर्स, इसकी भी रेंज होनी चाहिए। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्ट्रक्चर, बोल तो रहा है फराटेदार इंग्लिश, मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस तो नहीं बोल रहा, कहीं ऑल दो लगाया, कहीं हमने बिकॉज लगाया, कहीं सेंस लगाया, कितना स्ट्रक्चर्स में वैरायटी है वो मैटर करता है। और लास्ट में हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन। अगर हम प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन, सिनोनिम्स को सिनोनियम्स, एंटोनिम्स को एंटोनियम्स ऐसा कुछ कह रहे हैं तो ऑफ कोर्स है ना, मार्क्स तो कटेंगे ही। तो उसे चेक करना पड़ता है कि वो समझ में आने चाहिए, एक्सेंट मैटर नहीं करता। यानी कि मैं आई विल स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस एंड दे विल गिव मी अ गुड, इट डजंट वर्क लाइक दैट। अब नॉर्मली बोलिए, मगर जो उसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की वो होनी चाहिए। इंडिया में कॉमन एरर्स हैं, जैसे आपने देखा होगा क्रिएचर बोल देते लोग क्रीचर्स को, है ना, ये प्रोनाउंसिएशन एरर वहाँ पे जरूर काउंट होगा कि सही प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं है। जब आपने सारा टेस्ट दे दिया तो फाइनली आपका क्या है, आपका एक टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म आएगा। इस टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म में क्या है, आप देखेंगे आपका जो सेंटर नंबर है वो लिखा होगा, आपने किस डेट को, ये डेट ऑफ टेस्ट है, यहाँ से 2 साल की वैलिडिटी है ना, 2 years, भाई यहाँ दिया तो अब 2 साल के लिए छुट्टी।
मगर आप टेस्ट को ले एन नंबर ऑफ टाइम सकते हो। मान लीजिए आपने 20 अप्रैल को लिया था, फिर आपने 1 मई को लेना, ले लो, जितनी मर्जी बार लो। हर महीने में 4 बार एग्जाम होता है। एग्जाम कैसे बुक किया जाता है, एग्जाम कैसे होता है, इसकी वीडियो भी नेक्स्ट है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट नंबर, जैसे ही आप टेस्ट बुक करते हो आपको एक कैंडिडेट नंबर आता है, वो यहाँ लिखा रहता है। यहाँ पे आपका फैमिली नेम लिखा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा है तो यहाँ पे भाटिया लिख के आएगा, यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम आलिशा लिखा रहेगा। यही जो कैंडिडेट नंबर ऊपर लिखा हुआ था, यही मेरा कैंडिडेट नंबर यहाँ लिखा रहेगा। यहाँ मेरी फोटो बनी रहेगी, ठीक है। यहाँ मैं प्राइवेट कैंडिडेट हूँ, यहाँ पे मेरा जेंडर लिखा रहेगा, यहाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री और रीजन ऑफ ऑरिजिन भी लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडियन हूँ तो यहाँ इंडियन लिखा रहेगा। अगर अब मैं अभी भी इंडिया में रहती हूँ तो मेरी नेशनैलिटी अभी भी इंडियन है। फर्स्ट लैंग्वेज मेरी पंजाबी है तो मैं पंजाबी बुक करती हूँ। आप हिंदी करोगे, वो जब आप टेस्ट बुक करते हो उसी टाइम पे ये यहाँ दिया जाता है तो लिखा होता है। फिर आपका यहाँ पे स्कोर लिखा जाएगा हर एक स्किल में, और फाइनली इन चारों का सम करके 4 से डिवाइड करके आपका ओवरऑल बैंड स्कोर बनता है। और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये आपका CEFR लेवल बता रहा है, इसका बैंड स्कोर 7 है तो इसका CEFR लेवल क्या है, C1 है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ये है बेसिक चीजें जो आपको आइल्स के बारे में पता होनी चाहिए। बाकी अब इन चीजों की डेप्थ में जाने के लिए हम आगे की वीडियोस में इन्हें डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।